हाँ तो नमस्कार मेरे बड़े भैया। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था की क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था को इंग्लिश में बोले तो इंडियन पॉलिटी आज हम लोग क्या करने वाले हैं, शुरुआत करने वाले हैं। इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहला कहां से, इसकी शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं से। यदि आपसे पूछे बताओ भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं कितने होते हैं, तो सभी मेरे बड़े भैया एवं छोटे याद रखिएगा मेरे मित्रगण कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं जो होता है, दो इसकी क्या होता है, मुख्य विशेषताएं होता है। सबसे पहला की यदि बात करें तो सबसे पहला जो विशेषता होता है वो होता है अद्वितीय विशेषताएं। अब ये अद्वितीय विशेषताएं क्या होता है, अभी इसकी हम चर्चा डिटेल में करने वाले हैं। अगला जो दूसरा विशेषता होता है समान विशेषताएं होता है। क्या होता है ये भी चर्चा आगे हम पूरा डिटेल में करने वाले हैं। सबसे पहला हम लोग ये समझ लेते हैं कि अद्वितीय विशेषताएं क्या होता है। यदि आपसे पूछेंगे बताओ अद्वितीय विशेषता किसके द्वारा निर्मित है, तो आप सभी याद रखिएगा कि यह भारत के जनता द्वारा क्या है, निर्मित है। कौन सी विशेषताएं, अद्वितीय विशेषताएं। लेकिन इस विशेषताओं में यदि आपसे पूछेंगे बताओ भारत का क्या सर्वोच्च है, तो सभी कोई याद रखिएगा कि भारत का संविधान इसमें क्या है, सर्वोच्च है। कौन सी विशेषता में, अद्वितीय विशेषता में। यदि कल होकर क्वेश्चन पूछे बताओ भारत का क्या सर्वोच्च है, तो भारत का संविधान सर्वोच्च है। संविधान से बढ़कर इस देश में कुछ भी नहीं है। तो भारत का यानी कि इस विशेषता में भारत का क्या सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है। अब चर्चा आती है कि अद्वितीय विशेषता में तो ये पढ़ लिए भारतीय संविधान क्या है, सर्वोच्च है। लेकिन इस संविधान की अब विशेष रूप से चर्चा अद्वितीय विशेषताएं की विशेषताएं से होगा। पहला इसकी जो शुरुआत होता है वो प्रस्तावना से होता है। लेकिन यदि आपसे पूछेंगे बताओ इसकी शुरुआत, प्रस्तावना की शुरुआत कहां से होती है, तो आप बोलिएगा कि प्रस्तावना की जो शुरुआत होता है वो होता है हम भारत के लोग से। सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, हम भारत के लोग हैं या भारत के रहने वाले हैं, निवासी हैं, है कि नहीं। तो इससे इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है। प्रस्तावना समझ गए। दूसरा आता है विभिन्न संविधानों का क्या प्रभाव। विभिन्न संविधानों का क्या कोई पूछेगा, प्रभाव। अब विभिन्न संविधानों का प्रभाव क्या पड़ा, इफेक्ट क्या पड़ा, ये भी तो जानकारी होना चाहिए। सबसे पहला हम लोगों को याद रखना है ये बात कि हमारा संविधान ऐसे नहीं बन गया। आपको सुनकर हैरान होगा कि लगभग कितने देशों लगभग 60 देशों के संविधान अध्ययन मतलब कि लगभग 60 देशों के संविधान का क्या किया गया, अध्ययन किया गया। 60 देशों के संविधान अध्ययन के पश्चात हमारे देश का क्या बना, संविधान बना। इसीलिए उसको नकार नहीं सकते हैं। इसका सबसे अधिक क्या पड़ा, प्रभाव भी पड़ा। क्या पड़ा, 60 देशों से जो लिया गया इसका कुछ अधिक क्या पड़ा, प्रभाव भी पड़ा। प्रभाव कब के शासन के अधिनियम में पड़ा, तो आप याद रखिएगा 1935 के शासन अधिनियम में इसका क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा। तो आप याद रखिएगा यदि क्वेश्चन पूछे भारतीय संविधान का सबसे अधिक प्रभाव कब किसका पड़ा, तो सभी को याद रखिएगा कि 1935 के शासन अधिनियम का सबसे अधिक क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा। यह समझ गए। दूसरा विभिन्न संविधानों का प्रभाव। अब चलते हैं तीसरी विशेषता है कि जनता का संप्रभुता, जनता की संप्रभुता। अब बताइए संप्रभुता भी कितने तरीके से होते हैं, दो तरीके से। सबसे पहला जो होता है, सबसे पहला होता है आंतरिक। इसके आंतरिक मतलब क्या होता है, अंदर। इसके बाद क्या होता है, बाह्य। बाह्य मतलब क्या होता है,
बाहर। आंतरिक मतलब अंदर, बाह्य मतलब बाहर। अंदर और बाहर करके दोनों रूपों में क्या है, स्वतंत्र है। यानी कि आंतरिक और बाह्य से दोनों रूपों में क्या है, संविधान स्वतंत्र है। तो किसी प्रकार का दिक्कत, यह भी समझ गए जनता की कौन चीज, संप्रभुता। चौथा हम लोग का है गणराज्य। अब यदि आपसे पूछेंगे बताओ हमारा देश भारत कब गणराज्य बना था, तो सभी को याद रखिएगा हमारा देश भारत 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा देश भारत क्या बना था, गणराज्य बना था। लेकिन यदि आपसे कोई पूछेगा बताओ कि गणराज्य का अर्थ क्या होता है, सभी को याद रखिएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या होता है, चुनाव होता है। होता है कि नहीं होता राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव? जैसे पहले जमाने में क्या होते थे, राजा और महाराजा होते थे, इसी तरह अभी हमारा क्या है, राष्ट्रपति है। तो इसका क्या होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। और कहा गया है ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव होते हैं ये आनुवांशिक पद नहीं है, यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो राजा के लायक रहेंगे वो ही राजा बनेंगे। तो आप याद रखिएगा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश भारत क्या हुआ, गणराज्य बना। क्या बना, गणराज्य बना। चले गए नंबर की ओर। पांचवा विशेषता है पंथ निरपेक्ष। अब देखिए ये पंथ निरपेक्ष, कोई पूछेगा बताओ ये क्या है, प्रस्तावना से लिया गया है। पंथ निरपेक्ष को कहां से लिया गया है, प्रस्तावना से लिया गया है। यदि आपसे पूछेंगे प्रस्तावना के अनुसार संविधान के कौन से संशोधन से, तो सभी मेरे तमाम भैया याद रखिएगा ये जो लिए गए हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये पंथ निरपेक्ष प्रस्तावना यानी कि 42वें संविधान संशोधन से कब शामिल किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा 1971 द्वारा इसे क्या किया गया था, शामिल किया गया था। यह भी समझ गए। चलते हैं अब छठा की ओर। छठा मेरा ये रहा कि राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लेख। आप बोलिएगा ये तो बहुत अच्छा फेवरेट है, इससे क्वेश्चन भर भर के आते हैं कि राज्य के नीति निदेशक तत्व का उल्लेख। सबसे पहले तो ये बात याद रखनी है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व को लिया कहां से गया है, सभी मेरे बड़े भैया याद रखिएगा। इसे जो लिया गया है ये कहां से लिया गया है, सभी को याद रखिएगा। इसे आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है नीति निदेशक तत्व को, तो आयरलैंड से लिया गया है। अगला आपसे पूछेंगे बताओ यह नीति निदेशक तत्व जो है यह संविधान की कौन सी विशेषता है, सभी को याद रखिएगा यह संविधान का अनुपम विशेषता है। कौन सा विशेषता है, तो यह संविधान की अनुपम विशेषता। यदि ऑब्जेक्टिव पूछे संविधान की अनुपम विशेषता क्या है, तो आप सभी बड़े भैया याद रखिएगा कि संविधान का अनुपम विशेषता क्या है, राज्य के नीति निदेशक क्या है, तत्व है। यह भी समझ गए। लेकिन यदि आपसे पूछेगा बताओ विश्व के अन्य देशों जहां राज्य के नीति निदेशक तत्व को संविधान में स्थान दिया गया है, वो विश्व के अन्य देश वाला कौन कौन सा देश है, तो आप याद रखिएगा वो कौन सा देश है, आप याद रखिएगा फ्रांस, जिसे नीति निदेशक तत्व में स्थान दिया गया है। सबसे पहला कहां के, फ्रांस के, इसके बाद ब्राजील के, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के, इसके बाद इटली के, इसके बाद आयरलैंड के। आप आदि लगा सकते हैं कि ये सब अन्य देश है जिसे क्या किया गया है, नीति निदेशक तत्व में संविधान में इसे क्या दिया गया है, स्थान दिया गया है। समझ लिए इतना। चलिए हम लोग अब चलते हैं सातवां की ओर। सातवां होता है
न्यायिक समीक्षा। कौन सा समीक्षा? न्यायिक समीक्षा। अब आप बोलिएगा कि न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत कितने अंग होते हैं, तो सभी बड़े भैया याद रखिएगा, न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। सबसे पहला जो अंग होता है, सबसे पहला अंग होता है कार्यपालिका। अब कार्यपालिका मतलब कार्य मतलब ये क्या करेंगे? काम करेंगे। दूसरा हम लोग का अंग होता है न्यायपालिका। इससे ये साबित होता है कि ये देश के लोगों को क्या दिलाने का काम करता है? न्याय दिलाने का क्या करता है? काम करता है। अगला होता है विधायिका। यदि आपसे कोई पूछेगा बताओ विधायिका क्या करता है, तो विधायिका कानून का क्या करता है? निर्माण करता है। तो 3 बात समझ गए, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। कार्यपालिका क्या करते हैं? काम करते, शॉर्टकट में याद रखिएगा। न्यायपालिका क्या करते हैं? लोगों को न्याय दिलाते हैं। विधायिका क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। 3 बात समझ गए। चलिए अगला चलते हैं। अगला है 7 नंबर हम लोग का। 7 नंबर हम लोग का है पूर्ण एवं वयस्क माता अधिकार। अब सभी को क्या दिया गया है? 18 वर्ष से ऊपर लोगों को सभी को क्या दिया गया है? देश में पूर्ण एवं वयस्क माता क्या दिया गया है? अधिकार दिया गया है। यदि आपसे कोई पूछेगा बताओ भारत हमारा क्या है, तो सभी को याद रखिएगा भारत हमारा लोकतंत्र की क्या है? जननी है। तो लोकतंत्र की जननी किसे कहा गया है? तो हमारे देश भारत को लोकतंत्र की क्या कहा गया है? जननी है। क्या है? जननी है। अगला याद रखिएगा, यदि जननी है तो इसकी प्रारंभ कहां से हुई है? सभी मेरे बड़े भैया याद रखिएगा, इसकी प्रारंभ कौन से गणराज्य से? लिच्छवी गणराज्य से इसकी क्या हुआ है? प्रारंभ हुआ है। तो आप इतना समझ गए, भारत लोकतंत्र की क्या है? जननी है, जिसकी प्रारंभ कहां से हुआ है? लिच्छवी गणराज्य से हुआ है। ये कितने हो गए? 8 हो गए। अगला हो गया 9वां। अब कहता है 9 नंबर कहता विशेषता कि हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता। हमारे देश में राजभाषा के रूप में हिंदी को क्या दिया गया है? मान्यता दिया गया है। यही तो कहता है हिंदी को राजभाषा के रूप में, क्या कोई पूछेगा? मान्यता। लेकिन यहां से यदि क्वेश्चन पूछे हिंदी को तो राजभाषा के रूप में मान्यता दिया गया है, लेकिन कौन से अनुच्छेद से हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दिया गया है? तो आप याद रखिएगा सभी मेरे बड़े भैया या साथी कि अनुच्छेद 343 से संघ की राजभाषा हिंदी। अनुच्छेद 343 में ये बात लिखा गया है कि संघ की जो राजभाषा होगी, क्या? संघ की जो राजभाषा होगी वो क्या होगा? हिंदी होगा। लेकिन हिंदी के अंतर्गत यदि लिपि की बात करेगा कि लिपि बताओ कौन सा, तो सभी को याद रखिएगा लिपि क्या? देवनागरी। तो अनुच्छेद कितना से हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दिया गया है? तो अनुच्छेद 343 से संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। और लिपि हमारा क्या होगा? देवनागरी होगा। इतना भी समझ गए। चलिए 10वां विशेषता हम लोग समझते हैं। 10वां विशेषता ये रहा। 10वां विशेषता शून्यमन्यता तथा दुष्मन्य, या तो शून्यमन्य तथा दुष्मन्य। शॉर्टकट क्या रखिएगा? याद रखिएगा। अब इसमें आपको क्या याद रखना है कि भारतीय की जो क्या है, भारत की जो क्या है संविधान है, कि भारतीय संविधान और लचीले का क्या है? अनुपम मिश्रण है। ये शून्यमन्य तथा दुष्मन्य में यही बात लिखा गया है। और द्वितीय विशेषता की जितने भी था सभी विशेषताएं को हम लोग क्या कर लिए? एक एक बारीकी से हम लोग क्या कर लिए?
पढ़ लिए। अब हम लोग चलते हैं किसकी और, अब हम लोग चलते हैं दूसरे विशेषता की और। दूसरा विशेषता क्या है हम लोग का, दूसरा विशेषता है हम लोग का भारतीय संविधान की समान विशेषताएं। अब बताइए समान मतलब क्या होता है, नॉर्मल विशेषताएं। अब बताइए भारतीय संविधान की समान विशेषताएं क्या क्या है। तो चलिए एक एक करके भारतीय संविधान की समान विशेषताएं को समझने का हम लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। सबसे पहला है कि सबसे पहला समान विशेषता जो है वो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, कोई पूछेगा हमारे देश भारत का है। ये सोच के गर्व होगा आपको कि विश्व के यानी कि जितने भी देश है 295 देशों में से यदि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो हमारे भारत का है। यदि आपसे पूछेंगे बताओ इस संविधान में टोटल भागों की संख्या कितना है, तो आप याद रखिएगा टोटल भाग कितने, 22 भाग हैं। कितने भाग है, 22 चैप्टर या तो अध्याय बोल सकते हैं। इसके अनुसार कितने अनुच्छेद हैं, तो सभी मेरे बड़े भैया या मेरे मित्रगण याद रखिएगा कि 395 क्या है, अनुच्छेद है। लेकिन अगला आपसे पूछेंगे बताओ कितनी अनुसूचियां हैं, तो सभी कोई याद रखिएगा कि 12 अनुसूचियां है। तो समान विशेषता का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, भारत का है। इसमें कितने भाग है, 22 भाग है। कितने अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद है। कितनी अनुसूचियां है, 12 अनुसूचियां है। लेकिन यदि आपसे पूछेगा बताओ वर्तमान में इसमें एक प्रस्तावना किया गया, वर्तमान में बताओ टोटल अनुच्छेद की संख्या कितना, तो सभी कोई याद रखिएगा 470 क्या अनुच्छेद। कितना अनुच्छेद, 400 क्या, 470 क्या अनुच्छेद। 400 कितना, 470 क्या अनुच्छेद। 470 क्या अनुच्छेद, 25 भाग। कितने भाग, सभी कोई याद रखिएगा 25 भाग। कितने भाग, 25 भाग। और कोई पूछेगा बताओ अनुसूचियां की संख्या कितना दिया गया है, अनुसूचियां की संख्या कितना है, तो अनुसूचियां की संख्या सेम है, 12 अनुसूचियां है। ये वर्तमान की बात करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से इस 395 अनुच्छेद पर हम लोग का विशेष ध्यान रखना है। चले अगले नंबर, ये रहा समान विशेषता का सबसे पहला विशेषता। अगला विशेषता ये रहा कि दूसरा विशेषता है समान विशेषता की, कौन सी विशेषता, संघात्मक शासन व्यवस्था। अब देखिए संघात्मक शासन व्यवस्था, कोई पूछेगा बताओ कहां से इसे लिया गया है, तो सभी कोई याद रखिएगा इसे कनाडा से क्या किया गया है, लिया गया है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था को कहां से लिया गया है, तो इसे कनाडा से लिया गया है। अब इसकी भी क्या है, कुछ विशेषताएं हैं। यदि आपसे पूछेंगे बताओ इसकी विशेषताएं क्या क्या है, तो इसकी 2 विशेषताएं हैं। सबसे पहला विशेषता कहता है कि हमारा देश का संविधान क्या है, सर्वोच्च है। क्या है, सर्वोच्च है। यानी कि संविधान से बड़ा इस देश में कुछ भी नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि संविधान क्या है, हमारा सर्वोच्च है, सबसे उच्च है। अगला याद रखिएगा कि इसी के अनुसार कितने प्रकार की सरकारें होती है, 2 प्रकार की क्या होती है, सरकारें होती है। सबसे पहला जो सरकार होता है वो होता है केंद्र सरकार, यानी कि हमारे देश लेवल के क्या होते हैं, सरकार होते हैं। जैसे
केंद्र सरकार की वर्तमान की बात करें तो हमारे नरेंद्र मोदी वो केंद्र की सरकार है, जबकि बिहार सरकार यानी कि राज्य सरकार की बात करें तो हमारी राज्य सरकार के रूप में कार्यरत श्री नीतीश कुमार है। तो इससे भी समझ सकते हैं कि दो प्रकार की क्या होती है सरकारें, सबसे पहला केंद्र सरकार, दूसरा होता है राज्य सरकार। उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए दूसरे विशेषता। चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरे विशेषता की ओर। तीसरा जो विशेषता है मेरा वो है आपातकालीन का प्रावधान। तीसरा विशेषता क्या है? आपातकालीन का प्रावधान। अब देखिए आपातकालीन का प्रावधान मतलब कोई पूछेगा बताओ ये आपातकालीन का प्रावधान कहां से लिया गया है, कौन से देश से लिया गया है? सभी कोई याद रखिएगा ये आपातकालीन का प्रावधान जर्मनी जैसे देशों से लिया गया है। तो आपातकालीन का प्रावधान कहां से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। लेकिन आपसे पूछेंगे बताओ राष्ट्रपति को कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है? तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां क्या है? प्राप्त है। तो यदि क्वेश्चन पूछे एक बात बताओ कि कितने राष्ट्रपति को कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियां का प्रावधान है, तो 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां का क्या है? प्रावधान है। सबसे पहला कौन सा आपातकाल? राष्ट्रीय आपातकाल। यदि राष्ट्रीय आपातकाल की बढ़िया से जानकारी लेना है और इसके बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की अच्छे तरीके से चर्चा किया गया है, जाके वहां पर पढ़ सकते हैं। अगला होता है राष्ट्रपति का शासन। अब बोलिएगा कि राष्ट्रपति के शासन ये दूसरा आपातकाल है। ये अनुच्छेद के कहां पर मिलेंगे? अनुच्छेद 356 में मिलेंगे। तीसरा जो होता है, तीसरा है मेरा वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल की चर्चा अनुच्छेद 360 में है। इतना समझ गए कि हमारे देश के राष्ट्रपति को कितने प्रकार की आपातकाल शक्तियां प्राप्त है? 3 प्रकार की आपातकाल शक्तियां प्राप्त है। सबसे पहला राष्ट्रीय आपातकाल, इसकी जानकारी कहां पर है? अनुच्छेद 352 पे। दूसरा है राष्ट्रपति का शासन, अनुच्छेद 356। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। उम्मीद करते हैं तीसरे समान विशेषता अब क्या किए होंगे, समझ गए होंगे। अगला हम लोग का ये रहा चौथा विशेषता। यदि आपसे पूछेंगे बताओ चौथा विशेषता है स्वतंत्र अभिकरण। अब बताइए ये स्वतंत्र अभिकरण की आदि आपसे पूछेंगे बताओ क्या है, लेकिन अच्छे हैं पढ़िएगा जरूर। कहता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब देखिए इसकी चर्चा कहां पर किया गया है? अनुच्छेद 148 से 151 के बीच इसकी चर्चा किया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कहां पर? अनुच्छेद 148 से 151 के बीच। अगला है दूसरा, इसी पे याद रखिएगा कि लोक सेवा आयोग की क्या की गई है? चर्चा किया गया है। यदि लोक सेवा आयोग की आपको जानकारी लेना है, कौन सी सेवा का कोई पूछेगा, पब्लिक सर्विस कमीशन की जानकारी लेना है, तो अनुच्छेद 315 में इसकी विशेष रूप से क्या किया गया है? चर्चा किया गया है। ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? स्वतंत्र अभिकरण के अंतर्गत आते हैं। अगला है हम लोग का, अगला है भारत का निर्वाचन आयोग। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो तीसरा है भारत का निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद कहां पर चर्चा किया गया है? 324 से लेकर 329 में इसकी क्या किया गया है? चर्चा किया गया है। इसकी जानकारी आप ले सकते हैं। यहां से यहां पर क्या होता है?
चुनाव क्या होता है, संपन्न हो देश में, यही तो चाहता है कि नहीं। तो अब लोग जानकारी ले सकते हैं अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के बीच। ये हुआ स्वतंत्र अभिकरण। चलते हैं अगले की ओर। अगला है हम लोगों का कौन सा समान विशेषता का पांचवा विशेषता, सकारात्मक कार्य। अब देखिए सकारात्मक मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वर्क कीजिए। अब पॉजिटिव वर्क बताओ, जो बड़े वर्ग के लोगों हैं तो क्या उसे ही पॉजिटिव वर्क नहीं। इसमें किसकी चर्चा किया गया है, दुर्बल वर्गों के उत्थान के लिए, यानी कि छोटे कास्ट एससी और एसटी के क्या किया गया है, उत्थान के लिए, यानी कि दुर्बल वर्गों के उत्थान की क्या की गई है चर्चा। विशेष रूप से आरक्षण, छूट, इस सब की क्या है चर्चा है। ये हुआ कौन सा कार्य, सकारात्मक कार्य। अगला है हम लोग का कि भारतीय संविधान के स्रोत। अब देखिए आज का मेरा लास्ट टॉपिक है भारतीय संविधान के क्या स्रोत। यदि भारतीय संविधान की स्रोत की यदि आपसे पूछेंगे, बताओ सबसे पहला स्रोत मतलब सोर्सेस, आखिर भारतीय संविधान की सोर्सेस क्या क्या था। सबसे पहले तो ये एक बात याद रखिएगा कि भारतीय संविधान को कब पारित किया गया। तो आप याद रखिएगा कि हमारे देश में संविधान यानी कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या किया गया था, पारित किया गया था। तो आपसे पूछेगा बताओ भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित किया गया था। अगला है कि यदि आपसे पूछेंगे, यदि कल हो के आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताओ भारत गणतंत्र कब हुआ, तो आप याद रखिएगा कि भारत गणतंत्र कब बना, तो आप याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को भारत क्या बना, हमारा गणतंत्र बना। क्या बना, गणतंत्र बना। अगला आपसे पूछेंगे बताओ कितने देशों के संविधान अध्ययन के पश्चात हमारे देश का संविधान बना, तो आप याद रखिएगा 60 देशों के संविधान अध्ययन के पश्चात, यानी कि 60 देशों की संविधान अध्ययन करने के बाद हमारे एक देश भारत का संविधान बन के क्या हुआ, तैयार हुआ। आज वीडियो लंबा हो जाएगा, इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अगला हम आपको बताएंगे भारतीय संविधान पर 3 स्रोतों की पुष्टि कैसे होती है, इसकी जानकारी देंगे। यदि ये वीडियो इंडियन पॉलिटी से कुछ हमसे सीखे होंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एक बार समर्थन जरूर कीजिएगा छोटे भाइयों को। साथ ही यदि ये वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही अपने साथियों के बीच, अपने बड़े भाइयों, छोटे भाइयों, नादानों के बीच, चाहे जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ कहेंगे देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं, देश के लिए कुछ करने की जज्बा रखते हैं। इसी के साथ मेरे बड़े भैया एवं छोटे लोग मेरे तरफ से जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।